अभिराज जल्दी से पिया के चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। पिया, अभी तुम ठीक हो ना? ये लो, पानी पियो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। फिर पिया पानी पीती है। हाँ, मैं अभी ठीक हूँ और अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। माफ कीजिए अंकल आंटी, मैं आपके घर आते ही बेहोश हो गई। कोई बात नहीं पिया बेटा, मौसम भी तो कितना खराब चल रहा है, इसीलिए तुम्हें कमजोरी आ गई होगी। हाँ बेटी, अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। जी अंकल। वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है? अंकल, मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी मेरे माँ और पापा दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए और फिर मैं अपने बुआ जी और फूफा जी के पास रही। लेकिन उन्होंने भी मुझे हमेशा एक नौकरानी की तरह ही रखा और जब मेरी जॉब चली गई, तब वो लोग मेरे साथ बहुत ही खराब व्यवहार कर रहे थे। इसीलिए उन सब से तंग आकर मैंने वो घर छोड़ दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ बेटी? और फिर मैं भाग भाग कर यहाँ चली आई और मुझे अभी ने पुलकित बाई के घर पर रहने दिया और जॉब भी दे दी। और उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पिया बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारा ये नया परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं उसकी खुशी की बहुत इज्जत करता हूँ और इसीलिए मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। हाँ पिया बेटी, वैसे बातचीत करने में भी तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ आता है कि तुम एक बहुत ही गुणी बहू बनोगी। शुक्रिया आंटी। फिर मुहूर्त निकलवाकर उन दोनों की शादी हो जाती है और पिया अपने ससुराल आती है। फिर एक रोज पिया चाय और नाश्ता लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। तभी वहां पर केवल गगन ही होता है और गगन को देखते ही अचानक से पिया के हाथ कांपने लगते हैं और उसके सिर में वापस दर्द होने लगता है। अरे पिया बेटी, आओ ना, अच्छा हुआ जो चाय लेकर आई। कब से मैं चाय का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी पिया को कुछ याद आने लगता है और उसे वही पुराने आदमी का धुंधला सा चेहरा और बहुत सारा खून दिखाई देता है। पिया के हाथ कांपने लगते हैं, जिस वजह से चाय और नाश्ते का ट्रे पलट जाता है और सारी चाय गगन के हाथ पर गिर जाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। अरे मेरे हाथ! क्या करती हो पिया? ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? तभी वहां पर मृदुला आती है। हे भगवान, क्या हुआ गगन? तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कीजिए पापा जी, वो मेरे हाथ से गलती से ट्रे पलट गया। मैं अभी दवाई लाती हूँ। कोई बात नहीं पिया, मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, तुम फिक्र मत करो। मृदुला, जल्दी करो, मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। फिर मृदुला फटाफट से गगन के हाथ पर दवाई लगा देती है, जिससे उसे राहत मिलती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था पिया? और तुम्हारे हाथ में इतनी भी जान नहीं है क्या? एक मामूली ट्रे भी नहीं पकड़ पाई तुम। कभी बेहोश हो जाती हो तो कभी हाथ से ट्रे गिरा देती हो। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। अब जाने दो ना, हो जाता है कभी कभार। माफ कीजिए पापा जी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर पिया अपने कमरे में चली जाती है और वो उसी सोच में डूबी रहती है। बार बार मुझे वही आदमी क्यों दिखाई देता है? उसका चेहरा भी सही तरह से दिखाई नहीं देता और वो खून खून क्यों दिखाई देता है मुझे? और बार बार मेरा सर क्यों दर्द होता है? आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? पिया, हे भगवान, कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया ना? खामखा ये भी परेशान हो जाएगा। मैं भी ना सच में पागल हूँ। क्या हुआ मोहतरमा? कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई हो? कोई चिंता वाली बात है क्या? शुक्र है भगवान का कि इसने कुछ भी नहीं सुना। अरे नहीं अभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस शादी की थकान है, बाकी कोई बात नहीं है। पक्का ना?
हाँ बाबा, अगर कोई चिंता वाली बात होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही आकर कहूंगी ना। हाँ, वो बात भी है। फिर एक दिन जब स्टाफ छुट्टी पर होते हैं, तभी पिया हर कमरे की सफाई कर रही होती है और ऐसे ही उसे सफाई करते समय गगन के कमरे में उसकी 21-22 साल पुरानी तस्वीर मिलती है और वो तस्वीर देखकर पिया के पसीने छूटने लगते हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती है। ये ये तस्वीर देखकर मुझे क्या हो रहा है? तभी वहां पर मृदुला आती है। अरे पिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतना पसीना क्यों छूट रहा है जबकि एसी भी ऑन है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एसी मैंने अभी अभी चालू किया है और बहुत देर से सफाई कर रही थी ना, इसीलिए पसीने छूट रहे हैं। अच्छा, ठीक है बेटी। वैसे अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, हिचकिचाना मत, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि घर के सारे काम का बोझ तुम पर आए। नहीं माँ जी, अभी तक तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अगर लगेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है बेटी। घर के साथ साथ पिया अब अभिराज की कंपनी भी संभालने लगती है और वो एक प्रकार से उस कंपनी की आधी मालकिन ही बन जाती है। देखो ना अभी, जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। कल तक मैं इस कंपनी की एक मामूली एम्प्लॉय थी और आज देखो, आज मैं यहाँ की मालकिन बन चुकी हूँ। हाँ पिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है काफी अच्छा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम मिली। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है और मुझे अब अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ अभी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। अब हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और हमारी इस कंपनी को और ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। हाँ पिया, वैसे तुम तो मेरे जीवन की लक्ष्मी हो और तुम्हारे साथ से मेरे जीवन में सब कुछ एकदम अच्छा ही होगा। देखना तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं अभी। आजकल के जमाने में तुम जैसे लड़के बहुत कम मिलते हैं और शुक्रिया अभी, तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फिर एक दिन जब पिया कार में सवार होकर एक मार्केट के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी उसे कार में से एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ये बूढ़े काका, ये कौन है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले भी देखा है? आखिर कौन है ये? ड्राइवर, 1 मिनट गाड़ी रोको। पिया गाड़ी रुकवा कर गाड़ी से बाहर आती है और वह उसी बूढ़े आदमी का पीछा करने लगती है। काका, रुक जाइए काका। 1 मिनट काका, मेरी बात तो सुनिए। काका, पर वो बूढ़ा आदमी भीड़ में गायब हो जाता है और पिया उसे ढूंढ ही नहीं पाती। कौन थे वो काका? मेरा दिल उन्हें देखकर इतना घबराने क्यों लगा, तड़पने लगा। आखिर इन सब लोगों का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? पिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर रात में डिनर के समय, क्या हुआ पिया बेटी? बहुत गुमसुम लग रही हो तुम। ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं पापा जी, मैं तो बस कंपनी के किसी काम के बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। या बेटी, काम की चिंता ऑफिस में ही छोड़ के आया करो और अगर घर आओ तो बस बेफिक्र होकर चैन से आराम किया करो। इतनी ज्यादा चिंता करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी है ना, वो सब संभाल लेगा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर एक रात पिया को सपने में फिर से वही आदमी दिखाई देता है और उसे इस बार खून से भरा हुआ चाकू भी दिखाई देता है और वो देखकर अचानक से पिया चिल्लाते हुए उठती है। नहीं! पिया, क्या हुआ तुम्हें? पिया की आवाज सुनकर वहां पर गगन और मृदुला भी आते हैं। क्या हुआ पिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज हमारे कमरे तक आई, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। अरे सपने में कोई भूत देख लिया क्या तुमने? अभी मुझे बहुत डर लग रहा है।
तुम डरो मत पिया, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मॉम डैड भी है, तो फिर तुम इतने क्यों घबरा रही हो? नहीं अभी मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही। लगता है इसने कोई बुरा सपना देख लिया, इसीलिए ऐसे चिल्ला पड़ी। अभी तुम पिया का ख्याल रखो। हाँ पापा। फिर अभी पिया को पानी देता है, जिसके बाद वो उसे सोने के लिए कहता है और पिया जैसे तैसे करके घबराते हुए सो जाती है। फिर अगले दिन, अभी बेटा, गगन, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पिया को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वह जब से यहाँ पर आई है तब से मैं देख रही हूँ कि वो हर वक्त डरी डरी सी रहती है। कुछ तो बात है। एक बार अगर हमने डॉक्टर को दिखा दिया तो हमें भी तसल्ली मिल जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ मॉम, आप सही हो। मैं आज ही डॉक्टर को बुलाता हूँ। दीक्षित डॉक्टर को बुलाना, वो काफी अच्छे डॉक्टर है। उतने में वहां पर पिया आती है। नहीं, मैं किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज नहीं करवाऊंगी। मैं क्या कोई बीमार इंसान हूँ क्या, जो मुझे देखने के लिए डॉक्टर घर पे आए? लेकिन पिया, तुम्हारा बार बार चिल्लाना, सर दर्द करना, अजीबो गरीब तरह से बर्ताव करना, ये सब सही नहीं है और हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। देखो अभी, मैं आप तीनों की चिंता अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन सच बोल रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे जो भी कुछ हो रहा था वो सब बस थकावट और चिंता के कारण हो रहा था। लेकिन अब मैंने काम करना भी कम कर दिया है और किसी बात की चिंता करनी भी छोड़ दी है। इसीलिए अब सब कुछ ठीक है। ठीक है पिया, अगर तुम इतना कह रही हो तो हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। शुक्रिया माँ जी। इतना कहकर पिया वहां से चली जाती है। अभी बेटा, अगर पिया किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो तुम उसे कहीं घुमाने लेकर जाओ। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी तुम दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए भी नहीं गए। एक बार घूमकर आओ बेटा, इसी बहाने पिया को भी अच्छा लगेगा और वो ठीक भी हो जाएगी। यस मॉम डैड, अब मैं यही करता हूँ। फिर अभिराज पिया को घुमाने लेकर जाता है और हनीमून में वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन जब अभिराज सो रहा होता है तभी पिया अपने कॉटेज के बाहर आकर नदी के पास चली जाती है और उसका पैर अचानक से फिसल जाता है, जिस कारण वो नदी में गिर जाती है और तैरने न आने के कारण वो डूबने लगती है। बचाओ, अभी अभी मुझे बचाओ। ये तो पिया की आवाज है। पिया? अरे नहीं, पिया को तो तैरने भी नहीं आता। पिया, तुम हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। फिर अभी फौरन पानी में कूदता है और वो पिया को बचाकर बाहर लेकर आता है। फिर थोड़ी देर बाद, क्या करती हो तुम पिया? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? माफ कर दो अभी, लेकिन मैं तो बस नदी के पास गई थी। फिर अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। देखो पिया, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए तुम अकेली कहीं भी मत जाओ। प्लीज मेरे साथ ही रहो। मेरी नजरों से अगर एक पल के लिए भी तुम ओझल हो जाती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। माफ करना अभी, आगे से मैं अकेले कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन ये बात तुम माँ जी और पापा जी को मत बताना, वरना वो दोनों फिर से परेशान हो जाएंगे। अभिराज और पिया अच्छे से घूम फिर कर वापस अपने घर लौट आते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद पिया घर के लाइब्रेरी में जाती है। तभी वहां पर ढेरों किताबें देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ पे तो कितनी किताबें हैं और सारी किताबें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन लगता है सालों से किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी जम गई है। अरे, ये इतने सारे अखबार, ये तो काफी पुराने लग रहे हैं। ये क्या? ये तो 20-22 साल पुराना अखबार है।
तभी वहां पर एक अखबार को देखकर पिया बहुत चौंक जाती है। खन्ना फैक्ट्रीज में बॉम्ब ब्लास्ट। ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये हेडलाइन। पिया के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और अब उसे दो आदमी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी शक्ल वो नहीं देख पाती और वो काफी परेशान हो जाती है। मुझे फिर से वही हो रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। कुछ तो है जो मुझे याद आ रहा है और मेरा इन सब बातों से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। ये अखबार, ये मुझे संभाल कर रखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस अखबार में लिखी हुई ये न्यूज मैं पहले से जानती हूँ। क्या है ये सब? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरा की बड़ी बहू सोनल और छोटी बहू नेहा में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। सोनल, नेहा, हमारे घर में तुम दोनों के कारण ही रौनक है। तुम दोनों तो सही मायने में इस घर की लक्ष्मी हो। मंदिरा ने बिल्कुल सही कहा। ये घर अगर फला फूला है तो उसके पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। तुम दोनों के आने से पहले सब कुछ एकदम ठीक ही था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद घर में रौनक आ गई। अरे तुम दोनों ने जिस प्रकार इस घर को संभाला है ना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बाबूजी, ये सब मैंने अकेली ने नहीं किया है, नेहा का ज्यादा हाथ है इसमें। लेकिन दीदी, मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है ना, वो सब आपसे ही सीखा है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि बाबूजी की बात का पूरा श्रेय आपको ही जाता है, मुझे नहीं। शुक्रिया नेहा। चलो अब जल्दी से शाम के खाने की तैयारियां करते हैं। मैं आटा गूंद देती हूँ, तब तक तुम चावल चढ़ा दो। अरे नहीं दीदी, आप आटा मत गूंदो। आपकी उंगली पर चोट आई थी ना, और वो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है, इसीलिए आटा मैं गूंद देती हूँ। आप बस थोड़ी थोड़ी मदद करना। जब तक आपका हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक ज्यादातर काम मैं ही कर लूंगी। सोनल और नेहा के बीच में इतना प्यार देखकर मंदिरा को बहुत खुशी मिलती है। फिर एक दिन, ये लो सोनल, तुम ये मेथी साफ करो, तब तक मैं बाकी की सब्जियां साफ करती हूँ। ठीक है। वैसे माँ जी, मैं अगले मंगलवार को अपने मायके जा रही हूँ। वो मेरी सहेली रोहिणी की बहन की सगाई है ना, इसीलिए। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। अभी मायके जा रही है तो थोड़े दिन के लिए आराम भी करके आना। हाँ माँ जी, उस दिन चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी सहेली के फंक्शन में जाकर ही रहूंगी, क्योंकि उससे मिले हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हुआ है और उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। अरे ये क्या, 5 दिन पहले ही मैंने दीदी को बताया था कि मेरा आने वाले मंगलवार को जन्मदिन है, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी अपने मायके जा रही है और मुझे छोड़कर वो अपनी सहेली और उसकी बहन को ज्यादा महत्व दे रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दीदी इतनी बुरी निकलेगी। सोनल की बातों का नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है और वो उसके जन्मदिन के दिन पर मायके चली जाती है। और जब मायके जाने के बाद उसे सोनल का फोन कॉल आता है, तभी वो उसका कॉल उठाती ही नहीं। अभी ये सारी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? सब कुछ दिखावा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसीलिए मैं इनके कॉल उठाऊंगी ही नहीं। अब तो मुझे घर वालों से भी कोई बात नहीं करनी। फिर मायके से लौटने के बाद नेहा आकर्ष के साथ ट्रिप पर चली जाती है और ये बात सोनल को पता ना होने के कारण वो सबके लिए खाना बनाती है। अरे सोनल बहू, तूने ये इतना सारा खाना क्यों बनाया है? आकर्ष और नेहा तो बाहर 2 दिन के लिए गए हैं, तो फिर उनका खाना तूने क्यों बनाया है? क्या वो 2 दिन के लिए बाहर चले गए? लेकिन ऐसे अचानक कैसे, वो भी बिना बताए? पता नहीं बहू, मायके जाने से पहले भी हमने उसे कहा था कि यहीं पर रुक जा,
हम तेरा जन्मदिन यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकी और अब मायके से वापस आने के बाद भी वो तुरंत आकर्ष के साथ बाहर चली गई। ये अचानक से क्या हो गया है नेहा को? मायके जाने के बाद से उसने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मायके जाकर वो बिजी हो गई होगी, इसीलिए फोन उठाया नहीं होगा। लेकिन 2 दिन होने के बाद जब आकर्ष और नेहा घर लौटते हैं, तब सोनल ध्यान देती है कि नेहा उससे काफी कटी कटी सी रहने लगी है। अरे नेहा, क्या हुआ है तुम्हें? जब से तुम अपने मायके गई हो तब से तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की है। बस मेरा किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और हाँ, आप मेरे कमरे की सफाई भी मत करना। मैं अपने कमरे में झाड़ू पोछा खुद से लगा लूंगी। लेकिन नेहा सोनल की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। माँ जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। हाँ बहू, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिनों से इसका बर्ताव काफी बदल चुका है। शायद थकान के कारण हो सकता है। एक बार फिर से सोनल अपनी तरफ से नेहा से बात करने की पूरी कोशिश करती है, पर नेहा तो उससे टेढ़े मुंह ही बात करती है और उसे हमेशा इग्नोर करती रहती है, जिस कारण सोनल को भी अब गुस्सा आने लगता है। अरे सोनल, क्या हो गया है तुम्हें? आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों लग रहा है? उस नेहा की वजह से बहुत हो गया उसका नाटक। अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। रिश्ते और उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी मैंने उससे अच्छे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने तो घमंडी बनकर हर वक्त मुझे इग्नोर किया है। क्या? लेकिन तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है जो वो तुमसे ऐसा बर्ताव कर रही है? भगवान ही जाने वेदांत, लेकिन अब उसकी बचकानी हरकतें मैं और नहीं बर्दाश्त करने वाली। अब वो मुझसे जिस तरह से पेश आएगी, मैं भी उससे उसी तरह से पेश आऊंगी। उसका ये ड्रामा अब मैं बिल्कुल सहन नहीं करने वाली। दोनों देवरानी और जेठानी की तकरार अब बढ़ जाती है। वो दोनों तो एक दूसरे के काम भी बांट लेती है और हर वक्त बस गुस्से में ही रहती है। और अब उन दोनों की तकरार की वजह से घर वालों पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। ओह गॉड सोनल भाभी, आपने हमारे कमरे की सफाई की थी ना, तो आपने मेरा लैपटॉप कहाँ पर रख दिया? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स थी और मुझे अभी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब मैं क्या करूं भाभी? देखिए देवर जी, मैंने आपके लैपटॉप को नहीं देखा है और ना ही मैंने आपके कमरे की सफाई की है। आप अपनी धर्मपत्नी को ही पूछ लो, वही करती है आपके कमरे की सफाई। हाँ आकर्ष, मैंने ही हमारे कमरे की सफाई की है, लेकिन पता नहीं मैंने तुम्हारा लैपटॉप कहाँ पर रख दिया। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। नेहा बहू, अरे तुम 26 साल की होकर भी 10 साल की बच्ची की तरह बात कर रही हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आज तुम्हारी वजह से लैपटॉप खोया है, कल को उससे कुछ ज्यादा कीमती सामान खो गया तो तब क्या करेंगे हम? माँ बिल्कुल सही कह रही है नेहा। अरे थोड़ी तो जिम्मेदार बनो। ये सब तुम्हारे और भाभी के कामों को बांटने के कारण ही हुआ है, वरना अगर भाभी आज सफाई करती ना तो ये सब होता ही नहीं, क्योंकि वो सारे काम ठीक से करती है। ना जाने इन दोनों को क्या हुआ है, आखिर अपने नाक पर किस बात का गुस्सा लेकर बैठी है क्या पता। तभी वहां पर लैपटॉप लेकर वेदांत आता है। ये रहा तुम्हारा लैपटॉप आकर्ष। ये लैपटॉप नेहा ने मेरे कमरे में रख दिया था। हे भगवान, आई एम रियली सॉरी वेदांत भाई साहब, मुझे लगा कि वो आपका लैपटॉप है। तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला नेहा, तुमसे तो बस रूठना और नखरेबाजी करा लो, उसी में तुम माहिर हो। बस करो आकर्ष, अरे कब से बोले जा रही हो और मैं भी चुपचाप सुनती जा रही हूँ। अरे हद होती है यार। और तुम्हें अगर कुछ पता नहीं है तो कुछ बोलो भी मत। और मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं ऐसे जानबूझकर बिहेव करूंगी। और मैं कोई छोटी बच्ची भी नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। और जाओ, अपने सारे काम अपनी भाभी से ही करवाओ
और उनके ही गुणगान गाते बैठूं। इस तरह नेहा अपना सारा गुस्सा आकर्ष पर निकालती है और मुंह फुलाकर वहां से निकल जाती है। हे भगवान, ना जाने इस लड़की को आखिर क्या हो गया है, जब देखो तब गुस्से में ही रहती है। फिर एक दिन जब घर में सोनल अकेली होती है, तभी नेहा की सहेली ऋषिका आती है। हाय सोनल दी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ ऋषिका, तुम कैसी हो? एकदम मस्त दी। अच्छा नेहा कहाँ पर है? अरे वो तो घर पर नहीं है, वो माँ जी के साथ बाजार में गई है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं यही रुककर उसका इंतजार करती हूँ। अरे नहीं ऋषिका, अभी तुम यहाँ पर मत रुको, तुम बाद में क्यों नहीं आती? लेकिन दी, सोनल दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। सही किया मैंने, जब नेहा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करेगी तो मैं क्यों उसकी सहेली से ठीक से बात करूं? फालतू का गुस्सा सिर्फ उसे ही नहीं आता, मुझे भी आ सकता है। वो ही आए और करे अपनी सहेली की मेहमान नवाजी। मैंने सबको संभालने का कोई ठेका नहीं लेकर रखा है। फिर जब नेहा को इस बारे में पता चलता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। दीदी, आप इतने बुज़दिल और कठोर कैसे हो सकती हो? ये आपने बहुत गलत किया है। अरे कम से कम इंसानियत के नाते तो मेरी सहेली से ठीक से बात कर लेती, लेकिन ठीक से बात करना तो दूर की बात है, आपने तो उसे घर के अंदर भी नहीं आने दिया। यही है क्या आपके संस्कार? ओ हेलो, मेरे संस्कार निकालने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारे मुंह से यह संस्कार वाला शब्द शोभा नहीं देता। और रही बात तुम्हारे सहेली को घर के अंदर ना लेने की, तो मेरे पास इतना फ्री का टाइम नहीं था जो मैं अपने जरूरी काम को छोड़कर तुम्हारी सहेली को एंटरटेन करूं, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। अरे मैं ही गलत थी जो आपको अच्छा समझ बैठी, लेकिन नहीं, आप तो एकदम बुरी निकली। सेम टू यू नेहा, तुम्हें ही घमंड चढ़ गया था। मैंने अपनी तरफ से बात करने की पूरी कोशिश की थी, पर आई एम सॉरी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे पागल के नखरे झेलूं। तभी वहां पर मंदिरा आती है। अरे बहुओं, ये तुम दोनों को आखिर क्या हो गया है? अरे तुम दोनों के इस झगड़े के कारण अंदर गैस पर खाना जल रहा है। अब जाओ, उसे पहले संभालो, बेवकूफ कहीं की। सोनल और नेहा के बीच का ये कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और इस कारण रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। फिर एक दिन जब मंदिरा अपने मायके गई होती है, तभी वो दोनों खूब झगड़ती हैं, और इस झगड़े के चलते वो दोनों अपने ससुर को दवाई देना भूल जाती हैं, और डोज मिस होने के कारण प्रभात बेहोश हो जाता है। ये सब क्या है? आइंदा से इनका ध्यान रखिए, इनकी दवाई का एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। अब मैंने इंजेक्शन दे दिया है और दवाई भी लिख दी है, अब इन्हें टाइम पर दवाई दे देना। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। देखा, अरे तुम दोनों की तकरार के कारण यहाँ मेरे घर में क्या क्या हो रहा है, और आज तो हद ही हो गई। अरे तुम दोनों अपनी ये किटकिट के कारण एक दिन अपने ससुराल को बर्बाद करके रख दोगी। माफ करना माँ जी। हाँ माँ जी, आई एम रियली सॉरी। अरे क्या सॉरी? मैंने तुम दोनों को 1000 बार समझाया है कि आपस में प्यार से रहो। एक समय था जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यार से रहती थी, लेकिन आज देखो, अरे ये सब क्या चल रहा है? आज तो तुम दोनों को मुझे बताना ही होगा कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या प्रॉब्लम है। क्यों नहीं करती एक दूसरे से बात? और नेहा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, मायके के आने के बाद से तेरा बर्ताव काफी बदल चुका है। अब बता मुझे, आखिर तुझे हो क्या गया है? ठीक है माँ जी, अगर आपको सुनना ही है तो सुनिए। मेरे जन्मदिन के बारे में मैंने दीदी को पहले से ही बता कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें तो अपनी सहेली की बहन की सगाई महत्वपूर्ण थी, और इसी के कारण मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैं अपने मायके चली गई। क्या तुम उस कारण मेरे से खफा थी नेहा? हाँ,
हे भगवान! अरे बाबा, मैंने वो बात मजाक में कही थी ताकि तुम्हें ये लगे कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे और लास्ट मिनट पर तुम्हें सरप्राइज मिले। इनफैक्ट हमने तुम्हारे लिए कुछ प्लान भी करके रखा था, लेकिन तुमने तो किसी के भी फोन नहीं उठाए और हमें ये लगा कि तुम अपने मायके वालों के साथ कहीं बाहर गई हो। हे भगवान, सच में तुम दोनों तो एक नंबर की गधी हो। इसका मतलब आपने वो सब मुझे बस सरप्राइज देने के लिए बोला था? हाँ पगली, और तुमने मेरे उस बात को सच मान लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी उस बात से इतनी निराश हो। ओह गॉड दीदी, आई एम रियली सॉरी। मुझे गलत फहमी हो गई थी और उसी के चक्कर में मैंने अपना बर्थडे भी खराब कर दिया और साथ ही आपसे झगड़ कर मैंने ना जाने कितने सारे रायते फैला दिए। कोई बात नहीं नेहा, लेकिन तुम्हें अब समझदार बनना होगा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना होगा। और अगर तुम इतनी इमैच्योर रहोगी तो हर कोई तुमसे दूर हो जाएगा। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मैं अपनी इस आदत को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी और रिश्ते के साथ साथ जीवन के हर काम में समझदार बनूंगी। इस तरह अंत में दोनों के बीच की तकरार मिट जाती है और वो दोनों फिर से एक साथ खुशी से रहने लगती है। चारू अपनी बहू ऐश्वर्या, बेटे निहार और पति मुकुंद के साथ रहती है। चारों दिन रात सबको बस ताने पे ताने ही देती रहती है, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान होते हैं। एक दिन की बात है, अरे चारू, आज शाम को तुम मंदिर क्यों नहीं गई? तुम तो जाने वाली थी ना? अब क्या बताओ जी, ऐश्वर्या बहू बाहर चली गई थी 7 बजे। इसे तो मैंने कहा भी था, लेकिन ये मेरी बात कभी सुनती है क्या? हमेशा अपनी ही मनमानी करती रहती है। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में, कोई कदर नहीं है। और फिर शाम के वक्त घर बंद करके कहाँ जाती मैं? माँ जी, कितनी बड़ी झूठी और मक्कार हो आप। अरे आप ही की तो दवाई लाने गई थी मैं, और साथ ही सुधीर जलेबी वाले से जलेबी भी लाने को कहा था, और वो दुकान 8 बजे बंद हो जाती है। इसीलिए आपके कहने पर मैं 7 बजे चली गई और उल्टा आप ही मुझे ताने दे रही हो। ये तो गलत बात हुई ना माँ। अरे चुप बैठ तू बीवी के पालतू कुत्ते, तुझे क्या पता? अरे ये आजकल मेरी कदर ही नहीं करती और कोई बात भी नहीं सुनती। मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। झूठ बोल के कोई लखपति या करोड़पति नहीं बनने वाली हूँ मैं, समझे तुम? माँ जी, जैसी जैसी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट होती जा रही है। सही और गलत के बीच का फर्क ही समझना भूल गई हो आप। बस बेवजह बिना काम के ताने दे दो और कुछ नहीं आता आपको। फिर एक दिन, निहार बेटा, क्या तू आज हाफ डे ले सकता है क्या? आज मुझे मेरी सहेली से मिलने का बहुत मन कर रहा है। वो बरेली वाली सहेली है ना, सूरजमुखी, उसके पास जाना है। मैं जरा 2 दिन उसके पास रहना चाहती हूँ, बहुत मजा आएगा। ना माँ, मैं आपको परसों वहां पर छोड़ दूंगा। आज और कल हाफ डे लेना इम्पॉसिबल है माँ। वाह बेटा वाह, तूने तो आज साबित ही कर दिया कि बीवी के आने के बाद बेटा तो माँ को भूल ही जाता है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अरे अगर बहू बोलती तो तू झट से भूखे कुत्ते की तरह हाफ डे लेकर उसके पास चला जाता। हाफ डे क्या, अरे उसके लिए तो तू पूरे दिन की छुट्टी ही ले लेता। तुझे तो अपनी माँ की कुछ पड़ी ही नहीं है। एक वक्त था जब तू अपनी माँ का लाडला था, लेकिन आज तू अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। जा बेटा जा, नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ, मैं पेप्सी कर लूंगी। माँ, वो टैक्सी होता है। हाँ वही। मेरी इंग्लिश ठीक करने की जगह अपनी माँ की कदर कर ले, समझा ना? माँ, आप भी ना, सच में कितना मेलोड्रामा करती हो और फालतू के ताने देती रहती हो। आप ना कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हो। मैंने कभी ऐश्वर्या के लिए हाफ डे नहीं लिया है,
बॉस मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मुझे कभी भी हाफ डे दे दे। एनीवेज, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मिलते हैं रात को। फिर एक दिन जब चारू और मुकुंद की 50वीं सालगिरह होती है। अरे बीवी साहिबा, हमारी सालगिरह आ रही है, तोहफे में क्या दे रही हो मुझे? ठेंगा। अरे क्या दूं मैं आपको? आपने मुझे कभी कुछ दिया है क्या? और आए बड़े तोहफे मांगने वाले। जाओ जाओ, हवा आने दो। अरे चारू, तुम तो बड़ी चैप्टर निकली। आज तक मैंने जिंदगी में जो भी किया है सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया है, और तुम अब बुढ़ापे में मुझे ही ताने दे रही हो। सच में तुम कितनी दोगली और दल बदलू हो चुकी हो। अब घर वाले भी चारू के तानों को सुन सुनकर हद से ज्यादा परेशान हो गए थे, और इसीलिए घर में अब सभी लोग चारू के ताने सुनने की जगह उल्टा उसे ही ताने देने लगते हैं। मैं भी कितनी बदकिस्मत हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली, और एक मेरी सहेली की सास है जो उसे हर तीज और त्योहार के दिन गहने और अच्छी अच्छी साड़ियां शगुन के तौर पर देती है, और एक आप हो जो मुझे बाकी के दिन तो क्या, त्योहार के दिन पर भी कुछ नहीं देती। हाय हाय बहू, ये तो कैसे ताने दे रही है मुझे? मैंने आज तक तेरे लिए कितना कुछ किया है, सब भूल गई क्या? आप तो चुप ही रहिए माँ जी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप किस खेत की मूली हो। मैं तो आपकी बेटी बन गई, लेकिन आप मेरी माँ कभी नहीं बन पाई, और ना ही आप कभी बन पाओगी। बहू, ये सब तेरे मन के झूठे ख्याल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी। आपसे तो अब से मैं बुरी बहू की तरह ही पेश आऊंगी। आप अच्छाई के लायक ही नहीं हो। चलो हटो, अब मुझे काम निपटाने दो। आपको क्या है, आप तो बस हुक्म झाड़ती रहती हो। घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, आप तो मेरी एक काम में भी मदद नहीं करती। चारू ऐश्वर्या के बेबुनियाद तानों को सुनकर हैरान रह जाती है। फिर एक दिन, निहार बेटा, मैं आज मार्केट जा रही हूँ। अगले हफ्ते तेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं तेरे लिए एक नया शर्ट लाने वाली हूँ। तुझे बहुत पसंद आएगा, और भी ढेर सारी तेरी पसंदीदा चीजें लाऊंगी। मेरे लाडले का हैप्पी बर्थडे जो है। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे लिए प्लीज कुछ मत लाना। अरे आपने पिछले बार जो शर्ट लाया था वो एकदम बाबा आदम के जमाने के जैसा था। आप तो बहुत ही बोरिंग स्टाइल वाले कपड़े लाती हो माँ। निहार ने बिल्कुल सही कहा। माँ जी को तो कोई चॉइस ही नहीं है, एकदम खराब चॉइस है। अब क्या कर सकते हैं, ये ठहरे पुराने जमाने के। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरा मतलब बंदरिया, बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या तूने मुझे बंदरिया कहा बहू? अरे नहीं माँ जी, मैं आपको बंदरिया कैसे बोल सकती हूँ? मैंने तो बस कहावत कही, और कुछ भी नहीं। ये तुम दोनों बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं हमेशा सबके लिए जो भी लाती हूँ वो अच्छा ही लाती हूँ, इसीलिए मुझे ये ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन चारू अपने पति मुकुंद के लिए सब्जी बनाती है, लेकिन वो सब्जी मुकुंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे रे 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 रे, ये भी कोई सब्जी है? अरे इससे अच्छा तो मैं कड़वा करेला ही खा लेता। अरे इस सब्जी में इतना सारा नमक कैसे आ गया? तुम क्या नींद में खाना बना रही थी क्या? बेवकूफ कहीं की। जी माफ कर दीजिए, अब इतने दिनों बाद मैंने रसोई में कुछ खाना बनाया है, इसीलिए शायद ऐसे हुआ। अब खा लीजिए ना। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ का ये बेस्वाद खाना मैं नहीं खाने वाला। और तुम्हें क्या लगता है तुम पहले अच्छा खाना बनाती थी? अरे तुम पहले भी इतना ही बेस्वाद खाना बनाती थी। मुझसे पूछो कैसे झेला है मैंने तुम्हें इतने सालों तक। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तुमसे अच्छा खाना तो ऐश्वर्या बहू बनाती है। तुम्हें तो उससे खाना बनाने की क्लास लेनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें चारू। तुम आज तक ढंग का खाना भी नहीं बना पाई। हाँ माँ जी, आप मुझसे कभी भी क्लासेस ले सकती है,
और हाँ, पापा जी जो भी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। हाँ माँ, अब आप में वो बात नहीं रही। चारू उन तीनों के नॉन स्टॉप ताने सुन सुनकर तंग आ जाती है और उसके सब्र का बांध टूट जाता है। बस कीजिए आप सब। अरे हद होती है किसी व्यक्ति को ताने देने की। तंग आ गई हूँ मैं आप तीनों के ताने सुन सुनकर। मैंने हमेशा ही आप सबके लिए अच्छा चाहा है। बहू, तू क्या कह रही थी कि मैं तुझे कुछ नहीं देती? अरे मेरे सारे गहने और साड़ियां मैंने तुझे दे दी। और तू निहार, आज तक मैंने तेरे लिए जो भी लाया है तूने उस सब का स्वीकार बड़े प्यार से किया है। और अब तू मुझे ये ताना दे रहा है कि मैं पुराने जमाने का सामान लाती हूँ। और आप जी, अरे आपके लिए तो मैंने रात के 2-2 बजे उठकर खाना बनाया है। पहले आप भी मेरे तारीफों के पुल बांधते थे और आज मुझसे छोटी सी गलती क्या हो गई? आपने तो तानों की बौछार ही कर दी। क्यों, कैसा लग रहा है तुम्हें? यही सब हमें भी महसूस होता है जब तुम दिन रात सुबह शाम हम तीनों को बेवजह किसी बात के ताने देती रहती हो। और क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। अरे मेरी हर महीने की तनख्वाह का आधा हिस्सा तो तुम्हारे तोहफों में ही चला जाता था। अपनी हैसियत से बढ़कर किया है मैंने तुम्हारे लिए, और उसके बावजूद भी तुम मुझे ताने मारती रही। और माँ, मैंने भी आप में और ऐश्वर्या में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे तुम दोनों की भी कदर है और आप दोनों भी मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हो। लेकिन आपको तो बस ऐसा ही लगता है कि मैं आपसे दूर होकर ऐश्वर्या के पास जा रहा हूँ, जबकि असलियत तो ये है कि मैंने कई बार आपके लिए ऐश्वर्या का दिल दुखाया है और उसके बाद भी आप मुझे ताने पे ताने सुनाती रहती हो। हाँ माँ जी, मैं तो नींद में भी होती हूँ तब भी आपका हर एक कहना मानती हूँ। आपके किसी भी काम के लिए मैं मना नहीं करती और फिर भी आप मुझे ये ताने देती हो कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानती और आपकी कदर भी नहीं करती। ये भी कोई बात हुई क्या माँ जी? आपके लिए इतना सब कुछ करके अगर आपको ही उसकी कोई कदर नहीं है तो हमें भी बहुत दुख होता है माँ जी। जब तुम हमें बिना सर पैर के ताने दे सकती हो तो हम भी तुम्हें ताने दे सकते हैं। अरे तुम तो 2 दिन में ही इतना गुस्सा हो गई। फिर सोचो, हम तो तुम्हारे ताने रोज सुनते आते हैं। हमारे अंदर की ज्वालामुखी अगर फूट गई तो क्या होगा तुम्हारा? सबकी बातें सुनकर चारू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। मैं अपनी गलतियां समझ चुकी हूँ। आप तीनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं किसी को ताने नहीं दूंगी और सबके साथ प्यार से रहूंगी। मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। घर वाले चारू को माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो ताने देना बंद कर देती है और सबके साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगती है।